Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and fit in your homes. Welcome to my channel RX Pharma Chat. Guys, लास्ट वीडियो में हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंडर ACE इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट डिटेल में किया था। तो आज की वीडियो में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को कंटिन्यू करते हुए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बाकी जो भी कैटेगरीज इसकी है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं और कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। एंटागोनिस्ट हमारे पास क्या है, जो कि रिसेप्टर्स के साथ जॉइंट होके उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, जो एक्शन शो नहीं करने देते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होने देते हैं। तो गाइस ये क्या करते हैं, दे एक्ट ऑन द वास्कुलर स्मूथ मसल्स। ये वास्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और ये आर्टरीज की कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि उसका सिकुड़पन, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसका जो सिकुड़पन होता है ये उसको रिड्यूस कर देते हैं और हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और ये वेजोडाइलेशन कोज कर देता है। मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है नॉर्मल कंडीशन में होकर ओपन हो जाती है, वाइड हो जाती हैं। तो गाइज ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द कैल्शियम विच एंटर टू द सेल ऑफ द हार्ट एंड आर्टरीज। ये उस कैल्शियम को प्रिवेंट कर देते हैं जो कि हमारी आर्टरीज में या हमारी सेल्स में, हार्ट की सेल्स में एंटर करती हैं। एंटर करने के बाद वो क्या करती है, वहाँ की मसल्स में जमा हो जाती हैं, वहाँ की ब्लड वेसल्स में जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है हाई होता है। मतलब कि हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप आउट करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर की ज़रूरत होती है ब्लड को पंप आउट करने में। तो ये क्या करता है, ये उस कैल्शियम को प्रिवेंट कर देता है जो कि हमारे हार्ट की सेल्स में और हमारी आर्टरीज की सेल्स में एंटर करती है। तो क्या होता है, कैल्शियम कोजेज द हार्ट एंड आर्टरीज टू कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रोंगली। ये क्या करता है, ये हार्ट को और आर्टरीज को, कैल्शियम जो होता है हमारा क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट की मसल्स में ये जमा हो जाता है या आर्टरीज की यहाँ पे अराउंड जमा हो जाता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स को हमारे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये जैसे हमारा नॉर्मल हार्ट होता है ये उसको क्या करता है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिक्वेड देता है, क्योंकि वहाँ पे ये जमा हो जाता है। सिक्वेडने की वजह से ये इतना हार्ड होता है गाइस कि वहाँ पे जमा होने की वजह से वहाँ की ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, वहाँ के मसल्स में जमा हो जाता है कि हमारे हार्ट को ब्लड को पंप आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर वहाँ पे कोज हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं, उस कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं जो कि हमारी हार्ट में, हमारी आर्टरीज की मसल्स में अराउंड वहाँ पे जमा हो जाता है, एंटर करता है। तो क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है और ओपन कर देता है। जब वहाँ पे कैल्शियम की एंट्री ही नहीं होती, वो कैल्शियम की एंट्री को रोक देता है। जो हमारे हार्ट की सेल्स में, हमारे आर्टरी की सेल्स में जो कैल्शियम एंटर कर रही है ये उसकी ही एंट्री को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है हमारी वहाँ पे ब्लड वेसल्स में जमा नहीं होती है, अराउंड हमारी हार्ट के आर्टरीज में वहाँ पे जमा नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली हमारी ब्लड को पंप आउट कर सकता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, वो वाइड हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, रिलैक्स एंड ओपनिंग द ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कैल्शियम जमा नहीं होगी तो हमारी ब्लड वेसल्स नॉर्मली रिलैक्स हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी विद इन द आर्टरीज, प्रमोट द लोअर बीपी। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होएगा, हमारा जो हाई बीपी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है वो अपने आप लोअर हो जाएगा। सो क्या होता है, जो कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं। दे कोज द स्लो ऑफ द हार्ट रेट दैट रिलीव्स द चेस्ट प्रेशर एंड द कंट्रोल टू द इरेगुलर हार्ट बीट। ये क्या करता है,
हमारे हार्ट रेट को स्लो कर देता है। हार्ट रेट स्लो होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, ये उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और हमारी जो इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होती है, हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 140 हमारा 90 mm ऑफ Hg हमारा बीपी हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर में। तो हमारी जो 72 नॉर्मल हमारी हार्ट रेट होती है वो भी हमारी 95 तक पहुंच जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है हमारी 95 जा रही है या फिर से वो 73 74 आ रही है, तो वो इसको क्या करता है, इरेगुलर जो हार्ट बीट हमारी हो रही है ये उसको नॉर्मल कर देता है, ये नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये फर्दर हमारी एंजाइना पेक्टोरिस में यूजफुल है। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। एंजाइना पेक्टोरिस हमारे पास क्या है, जहाँ पे हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की डिमांड जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे हार्ट को बढ़ जाती है हमारे ब्लड को पंप आउट करने में, उसको क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये भी एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है। चेस्ट पेन, हमारी जो चेस्ट में पेन होती है उससे भी रिलीफ हो जाता है, क्योंकि हमारी चेस्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। चेस्ट के ऊपर जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे चेस्ट पेन भी रिलीफ हो जाएगी। एंड अदर हार्ट प्रॉब्लम्स, और बाकी जो भी मतलब कुछ ऐसी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो रिलीफ करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेनली क्या करते हैं, ये कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। जब कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, जब ये कैल्शियम वहाँ पे आगे जाने ही नहीं देते हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम जो है जो फर्दर हमारे अलग अलग पार्ट्स में जमा हो जाती है, ब्लड वेसल्स में जमा हो जाती है, हार्ट के अराउंड जमा हो जाती है या आर्टरीज में जमा हो जाती है। वहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्शन कोज कर देती है, वहाँ पे सिकोड़ देती है चीज़ों को। तो क्या करते हैं, वहाँ पे कैल्शियम की एंट्री को ये ब्लॉक करके वहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, वाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इजीली हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप आउट करता है और हमारा जो बढ़ा हुआ बीपी है उसको वो लोअर हो जाता है। नेक्स्ट है गाइज, ये जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये क्विक हाइपरटेंसिव अपना एक्शन शो करते हैं। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये अपना क्विक एक्शन शो करते हैं। दे कोज द वेजोडाइलेशन सो डिक्रीज द, ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन कोज करते हैं। वेजोडाइलेशन हमारे पास क्या है, ये ब्लड वेसल्स की ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। जो ब्लड वेसल्स हमारी सिकुड़ जाती है ब्लड प्रेशर के अंदर, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर सिकुड़ जाती है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। उनको ये क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, वाइड कर देता है, ओपन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है हार्ट की वो डिक्रीज हो जाती है, जो कंडक्टिविटी है हार्ट की वो भी डिक्रीज हो जाती है। और वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड, जो हमारे हार्ट को ब्लड को पंप आउट करने में हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड हमारी हार्ट की बढ़ जाती है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हमारा हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो गाइज ये एक मैंने आपको छोटा सा डायग्राम शो कर रखा है, जहाँ पे देखिए ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हमारा है कैल्शियम ब्लॉक चैनल। कैल्शियम चैनल में क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम है यहाँ से एंट्री कर रहा है, कैल्शियम हमारा यहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो एंट्री करने के बाद ये हमारा फर्दर अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, ये सेल्स की डिफ्रेंशिएशन कर देता है, जीन्स रेगुलेशन में चला जाता है, प्रोटीन और एंजाइम्स में वहाँ जमा हो जाता है, जाके मॉड्यूलेशंस में चला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में चला जाता है। तो ये वहाँ पे जाके क्या करता है, अलग अलग मसल्स में जमा हो जाता है, ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ रही है हमारे ब्लड को पंप आउट करने में। वहाँ बहुत ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए ये जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ये इस कैल्शियम को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इसके चैनल को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कैल्शियम वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाता है और वो फर्दर प्रोसेसेस में नहीं जा पाता है, फर्दर हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, मसल्स में वहाँ पे जमा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी होती है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो वाइड रहती हैं, वो रिलैक्स रहती हैं, और वहाँ पे हमारा जो बीपी है, वो ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल रहता है।
तो गाइज इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारे स्मूथ वास्कुलर स्मूथ मसल्स पे मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक्ट करता है, जिसे क्या करते हैं, ये कार्डियक मसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। ओके, एंड देन दे रिड्यूस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। मतलब हमारे हार्ट को जितनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत हो रही है हमारे ब्लड को पंप करने के लिए, जितनी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आइनोट्रोपी। जब हमारी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव आइनोट्रोपिक, एंड देन दे स्लो डाउन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और ये स्लो डाउन कर देते हैं हमारे हार्ट बीट को। हमारी हार्ट बीट जब स्लो डाउन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं, कैल्शियम की सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं ऑन दी एड्रीनल कोर्टेक्स सेल। जो एड्रीनल कोर्टेक्स सेल्स होते हैं वहां पे कैल्शियम की, जब हमारा फर्दर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, कैल्शियम की एंट्री को नील कर देते हैं, कैल्शियम की एंट्री को बंद कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, कैल्शियम आगे फर्दर प्रोसेसेस में नहीं जाएगा और ये क्या कर देते हैं, एड्रीनल कोर्टेक्स सेल में जो हमारी कैल्शियम वहां पे जमा हो रही है, एंटर हो रही है, तो ये उस कैल्शियम की सिग्नल्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, डायरेक्टली जो एल्डोस्टेरोन हमारा वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो फर्दर हमारा बीपी हाई कर रहा था, वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो हाई बीपी है वो लो हो जाएगा और नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। देखिए गाइज, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, एंजियोटेंसिनोजेन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा किडनी से रेनिन आ रहा है तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाए, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है और आगे ये फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ये एंजियोटेंसिन 2 में प्रेजेंट होता है और ये एंजियोटेंसिन 2 आगे फर्दर एल्डोस्टेरोन में प्रेजेंट होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यही एल्डोस्टेरोन हमारे पास कहाँ से आता है, ये हमारे एड्रीनल कोर्टेक्स सेल से आता है, जहाँ पे कैल्शियम जमा हो रही है। तो ये इस एल्डोस्टेरोन को अगर वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, अगर एड्रीनल कोर्टेक्स सेल से हमारा जो है एल्डोस्टेरोन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, हमारा एंजियोटेंसिन 2 जो है एल्डोस्टेरोन में चेंज नहीं होगा, तो फर्दर ये जो हमारे बीपी को डाउन हाई कर रहा था, तो वो वहाँ पे क्या होएगा, जो हमारा हाई बीपी है, जब एल्डोस्टेरोन में चेंज नहीं होगा तो हमारे बीपी पे वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारा हाई बीपी था वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में 2 तरह की क्लासेस होती हैं ड्रग्स की, डाईहाइड्रोपिरिडिन एंड नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन। नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन आगे फर्दर हमारे पास 4 तरह की होती है। डाईहाइड्रोपिरिडिन में ड्रग्स आती हैं, तो गाइज यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये जो इन ड्रग्स के पीछे, हर किसी के पीछे आप देखेंगे कि डिपिन लगा है, जैसे निफिडिपिन, फेलोडिपिन, मीमोडिपिन, निकार्डियाडिपिन, एम्लोडिपिन, क्लिंडिपिन, लेसिडिपिन एंड निल्वाडिपिन। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो हमारी डाईहाइड्रोपिरिडिन के अंडर आती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है, 5 मार्क्स में या 8 मार्क्स में अलग से ये एंटी हाइपरटेंसिव के अंडर ये पूछा जा सकता है। तो इसको यहाँ पे आपको ड्रग्स को लिखने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि डाईहाइड्रोपिरिडिन क्लास के अंदर हर ड्रग के पीछे यहाँ पे डिपिन लगेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन। इसमें 4 तरह की क्लासेस होती है। सबसे पहली क्लास हमारे पास है यहाँ पे बेंजोथाइजापीन्स। बेंजोथाइजापीन्स में ड्रग हमारे पास है डिल्टिएज़ेम। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास फिनाइल एल्कामाइंस, इसमें है बिरापामिल एंड द फेंडिलिन। थर्ड वन है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास है बेप्रिडिल, फुस्पेडिन एंड मिबेफ्राडिल।
तो लास्ट वन में हमारे पास है अदर्स में। ये अदर्स में हमारे पास मिसलेनियस में भी आते हैं गाबापेंटीन एंड द प्रीगाबालिन। तो ये जो क्लासेस होती हैं, दो डाईहाइड्रोपिरिडिन और नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन, ये दोनों ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में यूज़ की जाती हैं। जो डाईहाइड्रोपिरिडिन होती है ये क्या करती है, हमारी जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस होती है उसको रिड्यूस कर देती है और वहाँ पे आर्टियल प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। आर्टियल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत, एक्सेस प्रेशर की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे ब्लड को पंप आउट करने के लिए, और हमारा बीपी जो है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में चेंज हो जाता है। और ये एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज़ होता है और ये वेजोडाइलेशन कर देता है। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है हमारी ब्लड वेसल्स, उनको ये बाइट कर देता है, रिलैक्स कर देता है, और ये हमारे मायोकार्डियन में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन। नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन जो है ये हमारी जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी एक हार्ट डिजीज होती है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट की ये जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ये जो हमारे नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन इसकी क्लास होती है, ये क्या करते हैं, हमारे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। अगर वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, हमारी चेस्ट प्रेशर कम हो जाएगा, वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाएगी, हमारी ब्लड वेसल्स नॉर्मल हो जाएगी, तो नॉर्मली वहाँ पे क्या होएगा, ऑक्सीजन की डिमांड हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। हमारे हार्ट को एक्सेस ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हार्ट को ब्लड को पंप आउट करने के लिए। तो ये मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देता है, हमारी कोरोनरी जो वेजोस्पास्म है उसको रिवर्स कर देता है, और एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होता है और इसका नेगेटिव आयोट्रोपिक इफेक्ट शो होता है। तो गाइज ये इसकी कुछ फार्माकोकिनेटिक्स हैं, ये किस तरह से, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं उसका फार्माकोकिनेटिक क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये वेल एब्जॉर्ब्ड होता है ओरली, मतलब इन जीआईटी में। ये जीआईटी में मतलब कि ये टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये जीआईटी में वेल एब्जॉर्ब्ड होता है, उसके बाद ये हमारे लिवर में मेटाबोलाइज्ड होता है। तो जैसे हमें पता है कि जो ड्रग्स जो होती हैं लिवर में मेटाबोलाइज्ड होती हैं उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये हाईली बाउंड हो जाती है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वहाँ पे बाउंड होकर जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है ये उनकी एंट्री को रोक देते हैं, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स रहती हैं और ये हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो गाइज ये यूजेस हैं इसके, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होता है, इसका नेगेटिव आयोट्रोपिक इफेक्ट होता है जो कि हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है, कोरोनरी आर्टरी को ये डायलेट कर देता है और ये हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, मतलब कि वेजोडाइलेशन इफेक्ट अपना शो करता है। माइग्रेन में यूज़ होता है, अरिथमिया में यूज़ होता है और हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। जब इसका कॉन्टिन्यूस यूज़ होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर जो ड्रग्स हैं तो इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी शो होते हैं। तो क्या एडवर्स इफेक्ट है, सबसे पहले हेडेक, वहाँ पे सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है। बीपी जो हाई बीपी है हमारा वो लोअर में चेंज होता है, कई बार बीपी लो भी होने लग जाता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज होने लग जाती है वहाँ पे। ओडिमा हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर कहीं कहीं सूजन देखने को मिलती है, जैसे पैरों में, जैसे हमारे एंकल्स के ऊपर सूजन आनी शुरू हो जाती है। डिजीनेस, वहाँ पे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस वहाँ पे फील होने लग जाती है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द जीआईटी, मतलब कि ये टैबलेट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये ड्रग पहुंच जाती है तो इसके बाद ये क्या करते हैं, एड्रीनालिन को प्रिवेंट कर देते हैं, जो कि हमारे रिसेप्टर्स के साथ, हमारे जो हार्ट मसल्स होती हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर एड्रीनालिन अटैच होती है। ये उस एड्रीनालिन अटैच्ड को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो एड्रीनालिन वहाँ पे अटैच हो रखी है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर रही है, हाई में चेंज कर रही है, तो वो क्या करते हैं, उस रिसेप्टर्स के साथ, उन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देते हैं और रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके वहाँ पे जो एड्रीनालिन होती है उसको ये प्रिवेंट कर देते हैं, जो यहाँ पे हमारे हार्ट मसल्स को प्रॉब्लम कोज कर रही है। तो ये क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एड्रीनालिन, जब वहाँ पे एड्रीनालिन की एंट्री वहाँ पे जो रिसेप्टर्स के साथ अटैच है वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, हमारी हार्ट रेट को नॉर्मल कर देते हैं। तो
जो बीटा ब्लॉकर्स है इनको बीटा एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है, और इनमें ड्रग्स आती हैं हमारे पास प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल एंड मेटाप्रोलोल। तो यहाँ पे भी आप नोट कीजिएगा, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं हर ड्रग के पीछे यहाँ पे लोल आता है। तो प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल एंड मेटाप्रोलोल। तो ये क्या करते हैं, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं हमारी कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो कार्डियक रेट होती है, हमारी जो हार्ट रेट होती है, इसको ये नॉर्मल हो जाती है, और ये हमारी रेनिन की रिलीज को, जो किडनी से हमारी रेनिन रिलीज होती है, जो फर्दर हमारी एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाती है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारी हाई ब्लड प्रेशर का मेन रीज़न है। तो ये उसी रेनिन की रिलीज को डिक्रीज कर देता है, जिससे हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में चेंज हो जाता है। तो गाइज आगे हम देखते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स क्या है, ये क्या करते हैं, हमारे बीपी को लोअर कर देते हैं। कैसे लोअर कर देते हैं, ये जो एक हार्मोन प्रेजेंट होता है हमारा नोरएपिनेफ्रिन, ये नोरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है, हमारी जो स्मॉलर आर्टरीज होती है और वेन्स होती हैं, उनके वॉल्स में जो टाइटन मसल्स होती हैं, उनमें नोरएपिनेफ्रिन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी स्मॉलर आर्टरीज होती है। तो ये उस हार्मोन्स को प्रिवेंट कर देते हैं, उस हार्मोन्स को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये इस हार्मोन की ग्रोथ की वजह से अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी स्मॉलर आर्टरीज है, जो वेन्स है, वो टाइटन हो जाएगी। जो हमारी वाइड है, रिलैक्स मसल्स है, आर्टरीज है, ये टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट है उसको ब्लड को पंप आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर की, वहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी क्या करती है, इसी हार्मोन को, जो हमारी आर्टरीज को, हमारी स्मॉलर आर्टरीज को, हमारी वेन्स की टाइटनेस करती हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये उसी हार्मोन्स को वहाँ पे प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हाई बीपी होता है वो हमारा नॉर्मल में चेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब ये हॉर्मोन्स जो हैं बिल्कुल प्रिवेंट हो जाता है, वहाँ पे आगे इसकी मतलब स्टिमुलेशन नहीं होती है, तो क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स नॉर्मल हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। जब हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स होएगी, ये हमारी नॉर्मल और हेल्दी ब्लड वेसल्स होएगी, तो इजीली और नॉर्मली हमारा यहाँ पे ब्लड फ्लो होएगा, इजीली इन आउट हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप आउट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो अपने आप हमारा जो इंक्रीज्ड बीपी है वो लोअर हो जाता है, हमारा नॉर्मल बीपी हो जाता है। तो गाइस इसके अंडर हमारी ड्रग्स आती हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड फेंटोलामाइन। नेक्स्ट करते हैं गाइस हम सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स में हमारे पास ड्रग्स है क्लोनिडिल एंड मिथाइलडोपा। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो वेजोमोटोर सेंटर्स होते हैं, वेजोमोटोर सेंटर्स के ऊपर जो हमारी अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके वहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास एड्रीनलिन बन रही है, तो ये उसको रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, वहाँ पे स्टिमुलेट हो रहे हैं। स्टिमुलेट होने की वजह से जो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा, वहाँ पे क्या होएगा, जो नोर एड्रीनलिन, वहाँ पे हमारे नर्व टर्मिनल की ऊपर जो नोर एड्रीनलिन रिलीज हो रही है उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक होने की वजह से जब हमारा नोर एड्रीनलिन वहाँ पे जो रिलीज हो रहा है ब्लॉक हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा बीपी भी, जो इंक्रीज्ड बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोअर हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स है, ये अकेले हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये सिंगल हम देते हैं तो इनकी जो एंटी हाइपरटेंसिव पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए इनको अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ यूज़ करते हैं। और ये हमारी क्या करते हैं, इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है ये उसको डिक्रीज कर देते हैं और हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को इंक्रीज करते हैं। तो इसके साथ इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ड्राई माउथ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लग जाती है और डिप्रेशन हो जाता है। तो क्या डोज होती है इसकी, स्टार्टिंग में इसकी डोज 0.1 mg ओडी दिन में एक बार या बीडी देते हैं दिन में 2 बार देते हैं, और जब ये किसी पर्सन को सूट कर जाए तो बाद में ये 0.3 mg देने लग जाते हैं TDS दिन में 3 बार डेली। सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम वेजोडाइलेटर्स।
तो बेजोडाइलेटर्स में हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की ड्रग्स होती है, हाइड्रालाजिन, डाइजोक्साइड एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की। ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है ये आईवी ड्रिप में दिया जाता है, अदर हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ दिया जाता है। तो ये हम इमरजेंसी हाइपरटेंशन में इसका यूज होता है, जब इमीडिएटली हमें हमारी हाइपरटेंशन हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये यूज्ड किया जाता है। और जब सर्जरी की जाती है किसी पर्सन की, तो जो हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड होता है उसमें ये ड्यूरिंग सर्जरी के यूज़ किया जाता है। अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम डाइजोक्साइड की। ये जो डाइजोक्साइड होता है ये अपना एंटी हाइपरटेंसिव जो इफेक्ट होता है ये इमीडिएट शो करता है, और इसका जो इफेक्ट होता है ये 12 आवर्स तक रहता है। आफ्टर 12 आवर्स क्या करते हैं, सेकेंड डोज यूज़ करनी पड़ती है। तो गाइस हाइड्रालाजिन जो होता है ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये जो बेजोडाइलेटर्स होते हैं किस तरह अपना एक्शन शो करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये उनको वाइड कर देता है। मतलब जो हमारी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं ब्लड वेसल्स ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, तो ये क्या करता है, जो मेनली जो आर्टरियोल्स की ब्लड वेसल्स होती है ये उनको वाइड कर देता है, ओपन कर देता है। ओपन होने की वजह से जो हमारी स्मूथ मसल्स सेल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ वहाँ पे किसी भी तरह के एक्सेसिव प्रेशर यूज़ नहीं हो रहा होता है। और ये हमारी ब्लड वहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से जब हमारी ब्लड वेसल्स, जब हमारी स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और अगर ब्लड फ्लो हमारा वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है तो हमारे हार्ट को एक्सेसिव प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है हमारे ब्लड को पंप आउट करने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने के लिए। तो वहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो इंक्रीज्ड बीपी है वो डाउन हो गया, वो हमारा नॉर्मल में चेंज हो गया। तो गाइस जब वेजोडाइलेटर्स यूज करते हैं तो उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे हेडेक हो जाता है, नोजिया हो जाता है, कई पेशेंट्स को वीकनेस फील होने लग जाती है, या वॉमिटिंग होने लग जाती है, या पाल्पिटेशन हो जाती है, या इरेक्शन में प्रॉब्लम होने लग जाती है मेंस को। तो गाइज ये थी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये हमारा आज कंप्लीट हो गया गाइज। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।